हमारे साथ हर्ष रुंगटा साहब जुड़ चुके हैं। रुंगटा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, अब जो माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगातार म्यूचुअल फंड्स की नेवी डाउन थी, थोड़ी वहां पर बढ़त देखने को मिल रही है, शेयर बाजार में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इस समय क्या सलाह रहेगी आपकी? बहुत सारे लोग जो डेट मार्केट में पैसे लगाने जिन्होंने शुरू कर दिए थे, क्या आपको लगता है इस समय कहां पर निवेश करना बेहतर रहेगा? क्या म्यूचुअल फंड में, खासतौर पर इक्विटी में पैसा लगाना बेहतर रहेगा? खैर, एक आम इन्वेस्टर के लिए जो डेली इक्विटीज़ में अप या डाउन होता है वो उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए जी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7-8 साल का है कम से कम जी, तो क्लियरली आपको इक्विटी तो देखना ही चाहिए, चाहे आज उसकी स्थिति कुछ भी हो जी। और बैलेंस होना चाहिए। तो कोई भी पोर्टफोलियो में थोड़ा डेट होना चाहिए, थोड़ा इक्विटी होना चाहिए। उसका जो मात्रा है वो आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपकी उम्र और आपके टोटल पोर्टफोलियो के हिसाब से तय होना चाहिए जी। तो चलिए, जब भी आप निवेश कीजिए तो एक पोर्टफोलियो जो बनाइए उसमें एक बहुत ही संतुलन होना बहुत जरूरी है। आशीष पांडे हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हैं, अपना सवाल लेकर के लखनऊ से हैं आशीष जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। मैंने प्रश्न किया था कि मुझे 3 साल बाद लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, तो मुझे करना चाहिए जी। 3 साल बाद 3 लाख रुपए आप चाहते हैं, और अभी आप मैक्सिमम कितने पैसे निकाल सकते हैं हर महीने? हेलो। हाँ जी, हेलो जी आशीष जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मेरा सवाल ये था, मैक्सिमम कितने पैसे आप हर महीने बचा सकते हैं? मैं पर मंथ लगभग 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। चलिए, 8,000 रुपए आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रुंगटा साहब। अगर 8,000 रुपए 3 साल तक निवेश करें और 3 साल बाद ये उम्मीद करें 3 लाख रुपए, तो क्या आपको लगता है कि ये पूरे पैसे किसी इक्विटी, किसी म्यूचुअल फंड में लगाने चाहिए, या फिर क्या कुछ आप बिजनेस सजेस्ट करेंगे? नहीं, 3 साल का जब इन्वेस्टमेंट होराइजन है और कोई बहुत ही इनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लगता है कि 3 साल के बाद मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, तो बिना कुछ ज़्यादा समझे इक्विटी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि होराइजन बहुत छोटा है। इनकी जो रिटर्न रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम है, क्योंकि 8,000 अगर महीने के दे रहे हैं तो 3 लाख रुपए तो ऑलमोस्ट वैसे ही बन जाते हैं, 2,88,000 रुपए तो वैसे ही बन जाते हैं जी। तो अगर ये बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट में भी अगर ये लेते हैं तो इनको क्लियरली आसानी से 3 लाख रुपए मिल जाएंगे, इवन टैक्स डिडक्शन के बाद। इनका सवाल ये है रश्मि जी का, हर्ष जी, कि 10 अच्छे रिटर्न और सुरक्षित निवेश के लिए 5 साल तक 20,000 रुपए महीना कहाँ निवेश करना बेहतर रहेगा? तो क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप? 5 साल तक 20,000 रुपए हर महीने बचा सकते हैं। खैर, अगर 5 साल तक ये बचा सकते हैं, इनकी उम्र हमें नहीं पता, लेकिन 5 साल का होराइजन अच्छा होता है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं है। तो क्लियरली इनको मेरे ख्याल से बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में जाना चाहिए, जहाँ पे अबाउट 50-60% इक्विटी हो और रफली 40 से 50% डेट हो। और उसमें अगर हम एक पुराना ढर्रा लें तो करीबन 12% का रिटर्न आप शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्लाइटली रिस्की पोर्टफोलियो है, क्योंकि इक्विटी का कंपोनेंट 40 से 50 है, लेकिन चूंकि 5 साल का दायरा है तो और कुछ जाने बिना ये एडवाइस हम दे सकते हैं कि आप 50% तक करीबन डेट में करिए और करीबन 50% इक्विटी में करिए। तो चलिए, म्यूचुअल फंड इनके लिए शायद सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है, पर इस बात का ध्यान रखिए कि आधा हिस्सा आप इक्विटी में लगाइए और आधा हिस्सा जो है वो डेट में लगाइए। चलिए, राजेश पटेल हमारे साथ हैं, राजकोट से हैं राजेश जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग राजेश जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी सर। मैं एक अच्छा पेंशन प्लान लेना चाहता हूँ जी, और बाजार में बहुत सारे अच्छे पेंशन प्लान अवेलेबल है जी। तो मेरे फ्यूचर के लिए कौन सा इनके पेंशन प्लान बहुत इनके अच्छा रहेगा जी? अभी आपकी उम्र क्या है? 35 ईयर है सर मैं, और सालाना मेरे 2 लाख आई है जी। चलिए ठीक है, 15 साल तक आप 30,000 रुपए निवेश करना चाह रहे हैं। यस जो आपने हमें SMS किया हुआ है। चलिए पूछते हैं हर्ष जी से। हर्ष जी, एक कोई पेंशन प्लान जानना चाह रहे हैं कि काफी कंफ्यूज हैं कई सारे नाम सुन करके। सो पेंशन प्लान में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जब आप एक जमा पूंजी को जमा करते हैं, उसको अक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, जब आप पूंजी डालते हैं और उसको जमा कर रहे हैं।
और जब आपकी रिटायरमेंट एज आती है तो उस जमा पूंजी का इस्तेमाल करके आप मंथली या क्वार्टरली इनकम का कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं। तो सिर्फ कोई प्लान को पेंशन प्लान कह देने से सिर्फ उसी को आपको लेना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप कोई भी स्कीम ले सकते हैं जो आपको अक्यूमुलेशन करने में सहायता करे। क्लियरली चूंकि इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, आज 35 ही साल के हैं, और एक आम रूल ऑफ द थंब होता है कि 100 माइनस योर एज, तो करीबन 65% यानी 2/3 पैसा इनको क्लियरली इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, करीबन 1/3 डेट में। तो इनके लिए मेरे ख्याल से बैलेंस्ड फंड बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर रिस्क प्रोफाइल, अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो इससे ज्यादा भी इक्विटी फंड्स में डाल सकते हैं, ELSS में। जैसे मैंने पहले कहा, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा प्लान ले जिसका नाम पेंशन प्लान हो, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं और इनकी कोई मेरे ख्याल से ही शुड गो फॉर दी आइदर अ बैलेंस्ड फंड अगर रिस्क प्रोफाइल थोड़ा कम है, या हायर इक्विटी से 75 से 80% इक्विटी अगर थोड़ी सी रिस्क लेने की कैपेसिटी इनकी ज्यादा हो। हेलो जी संजय जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं संजय दिल्ली से बोल रहा हूँ। संजय जी पूछिए सवाल। आई एम 34 ईयर ओल्ड जी। मंथली इनकम है 35,000 जी। आई एम मैरिड जी, ठीक है। वाइफ इज 29 ईयर ओल्ड, ठीक है। इसलिए मुझे कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छा रहेगा? तो सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं। और स्वास्थ्य इंश्योरेंस कई तरीके की होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें है वो है मेडिक्लेम टाइप ऑफ पॉलिसी, जहां पर अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन का अगर खर्चा होता है कोई भी बीमारी की वजह से या इंजुरी, एक्सीडेंट या इंजुरी की वजह से, तो वो खर्चे की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। और ये ऐसी पॉलिसीज को हम आम तौर से मेडिक्लेम टाइप ऑफ पॉलिसीज कहते हैं। तो ये पॉलिसी इनको लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो 2 लाख की बात कर रहे हैं थोड़ा कम है, इनकी आय के हिसाब से इनको ज़्यादा लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हैं जिनमें दोनों कवर हो जाएंगे, और इस उम्र में इनको ये फ्लोटर पॉलिसी सस्ती मिलेंगी। लेकिन फ्लोटर पॉलिसी में एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसका खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है वो जो उस फ्लोटर फैमिली में सबसे सीनियर है उसके हिसाब से डिटरमिन होता है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको फ्लोटर लेनी है तो ये डिटेल्स हमने दी हैं, रिलायंस की भी पॉलिसीज़ हैं और भी कंपनीज़ की पॉलिसी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। 2-3 चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि अगर आपके कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो वो कब कवर होगा, अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, अगर है ऑलरेडी आपको या आपकी वाइफ को, तो आप ऐसी पॉलिसी लें जो उनको इमीडिएटली कवर करते हो, चाहे एडिशनल पेमेंट देना पड़े, और ऐसी पॉलिसी लें जो आगे तक रिन्यूएबल हो सके। तो इसके मुताबिक और प्राइस के मुताबिक आप अगर देखें तो वो जो डिटेल्स हैं, रिलायंस की भी पॉलिसीज हैं वो काफी चीप है फ्लोटर पॉलिसीज, और दूसरी कंपनीज की भी पॉलिसी अच्छी है, कोई बहुत ज्यादा फर्क इसमें पॉलिसीज में नहीं है।